आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम हिडन फिगर्स है। ये एक रियल बायोग्राफिकल मूवी है। ये वो दौर था जब काले और गोरों में बहुत ज़्यादा फर्क रखा जाता था। ये कहानी सन 1961 से शुरू की जाती है। इस वक्त अमेरिका के लोग काले लोगों को पसंद नहीं करते थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी और अब पूरी दुनिया इस मिशन में लग चुकी थी कि सबसे पहले स्पेस पर कौन जाएगा। यहाँ पर 3 अफ्रीकन अमेरिकन लेडीज को दिखाया जाता है जिनकी कार खराब हो चुकी है और वो अपनी गाड़ी ठीक करने में लगी हुई हैं। अब यहाँ पर एक पुलिस की मोबाइल आ जाती है जिसे देखकर ये तीनों डर जाती हैं, क्योंकि अमेरिकन पुलिस ब्लैक लोगों को बगैर किसी वजह के ही जेल में डाल दिया करते थे, क्योंकि ये लोग उनसे नफरत करते थे। अब ये पुलिस वाले को बताती हैं कि ये नासा में काम करती हैं, जिसके बाद पुलिस वाला इनसे सख्ती से बात नहीं करता, क्योंकि पुलिस वाला भी जानता है कि इस वक्त रशिया भी स्पेस पर जाने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी स्पेस पर जाने की तैयारी कर रहा है, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये तीनों लेडीज़ नासा में कैलकुलेशन का काम करती हैं, क्योंकि उस वक्त तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन की जा सके। उस वक्त नासा कंप्यूटर की कैलकुलेशन पर इतना भरोसा नहीं करता था जितना इंसानों पर करता था। इनमें एक औरत का नाम कैथरीन जॉनसन होता है जो मैथमेटिक्स में काफ़ी तेज़ होती है, और दूसरी का नाम मैरी होता है जो इंजीनियर बनना चाहती है, और तीसरी का नाम डॉरथी होता है जो इनकी टेम्पररी सुपरवाइजर भी होती है। इस वक्त नासा के सारे सीनियर इंटेलिजेंट्स इस कोशिश में लगे होते हैं कि एक इंसान को स्पेस पर कैसे भेजा जा सकता है। ये लोग अपने काम की स्पीड उस वक्त बढ़ा देते हैं जब इन्हें पता चलता है कि रशिया का स्पेस मिशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है और उन्होंने एक इंसान को स्पेस पर भेज भी दिया है। अब अमेरिका इनसे काफ़ी चिढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस पर भेजने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे और ये काम जल्द अज जल्द करना चाहते थे। अमेरिकन बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं लेकिन ये हर बार फेल हो जाते हैं। अब स्पेस पर जाने से तो ये लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि अब चांद पर ये लोग सबसे पहले जाएं। यहाँ पर नासा के डायरेक्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम एल हैरिसन होता है। इन्हें एक ऐसा केज बनाना है जिसके अंदर ये किसी इंसान को बिठाकर चांद पर भेज सकें, और इसके लिए इन्हें एनालिटिक ज्योमेट्री का एक तेज तरीन आदमी चाहिए है। इन्हें कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिलता जो एनालिटिक ज्योमेट्री में माहिर हो, और इस एम्प्लॉय को ढूंढते ढूंढते इन्हें 12 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाता है। अब नासा को मजबूरी से ही कैथरीन को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ता है, और ये पहली ब्लैक लेडी होती है जो इस डिपार्टमेंट में आती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ब्लैक लोगों को काम नहीं करने दिया जाता। अब कैथरीन जैसे ही इंटर होती है तो सब लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ये कौन है और किस पोस्ट पर आई है, तो ज़्यादातर लोग इसे सफाई वाली ही समझते हैं और एक आदमी इसके बॉक्स के ऊपर डस्टबिन रख देता है। फिर ये सबको बताती है कि ये यहाँ पर काम करने के लिए आई है और ये भी स्टाफ मेंबर है, जिसके बाद ये सब लोग इसे हैरत से देखने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। वहीं पर मैरी को दिखाया जाता है जिसे स्पेस कैप्सूल बनाने में काम करना होता है, और इस पूरी टीम का काम होता है कि स्पेस कैप्सूल को अच्छी तरह से सेफ बनाना। स्पेस कैप्सूल का काम ये होता है कि उसके अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बैठ जाता है जिसे स्पेस पर भेजा जाता है। ये लोग बहुत बार कैप्सूल का डिज़ाइन बनाते हैं लेकिन ये हर बार फेल हो जाते हैं। कैप्सूल का काम होता है कि जब भी वो स्पेस से नीचे आता है तो उसकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन्हें कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो ज़्यादा हीट ना पकड़े और अपना टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से मैच कर सके। अब यहाँ पर मैरी को दिखाया जाता है जो इन लोगों का कैप्सूल देखते ही इन्हें बता देती है कि आप लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ये लोग मैरी की बात को ध्यान नहीं देते क्योंकि ये ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं। यहाँ पर ये आदमी मैरी से कहता है कि अगर तुम वाइट होती तो क्या तुम उसके बाद भी इंजीनियरिंग करती, तो मैरी आगे से जवाब देती है कि मैं अब तक इंजीनियर बन चुकी होती। फिर अगले सीन में डोरथी को दिखाया जाता है जो ब्लैक लोगों की सुपरवाइजर है, लेकिन ये परमानेंट सुपरवाइजर नहीं है, क्योंकि पुराना सुपरवाइजर अचानक से काम छोड़कर चला जाता है, जिसकी जगह पर इसे टेम्पररी सुपरवाइजर रखा जाता है और इसे सैलरी वही पुरानी दी जाती है, सुपरवाइजर की सैलरी नहीं दी जाती। यहाँ पर डोरथी अपनी सीनियर को सैलरी बढ़ाने का कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। लेकिन यहाँ पर डोरथी को एक चीज़ समझ आती है कि नासा अपने पास IBM मशीनरी ला रहा है, जिसके बाद कैलकुलेशन के वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस कंप्यूटर की कैलकुलेशन इतनी करेक्ट होगी कि नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। और इसके
बाद कैलकुलेशन के सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जाएगा। लेकिन डोरेथी के पास एक ऑप्शन बचा होता है और वो कहती है कि इस मशीन को चलाने के लिए भी एक ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, लिहाजा हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम इसे चलाना सीख सकें। अब डोरेथी IBM मशीनरी की सारी प्रोग्रामिंग समझना चाहती है और इसे समझने के लिए उसे एक बुक की ज़रूरत होती है जो इसे लाइब्रेरी से चुरानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। इस वक्त ब्लैक लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। इनके लिए टॉयलेट भी अलग बनाए गए थे, बस में इनकी सीट्स भी अलग दी जाती थी और हर चीज़ में इनसे फ़र्क रखा जाता था। डोरेथी जानती है कि जो भी लोग कैलकुलेशन में काम कर रहे हैं कुछ वक्त बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो इन सब लोगों को ट्रेन करना चाहती है और इसी वजह से ही वो वहाँ से बुक चुरा कर लाती है और फिर इन लोगों को डेली क्लासेस देती है। अब यहाँ पर एल हैरिसन की टीम को दिखाया जाता है जिसके साथ कैथरीन भी होती है और ये एनालिटिक जियोमेट्रिक डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर कैथरीन से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती है और इस बात का एल हैरिसन को पता नहीं होता। ये एक निग्रो औरत होती है जिसकी वजह से कोई इसके साथ कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहता और इसकी कॉफ़ी भी अलग बर्तन में आती है। और साथ ही साथ कैथरीन को वॉशरूम जाने के लिए यहाँ से 800 मीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग उसे अपनी वॉशरूम यूज़ नहीं करने देते। ये अपने काम में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, किसी भी काम के डॉक्यूमेंट्स इसे कंप्लीट नहीं दिए जाते, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट करती है कि ये लोग हैरान हो जाते हैं कि हमने तुम्हें मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए, उसके बाद तुमने ये सब कैसे किया। तो ये बताती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं मैं उन्हीं से ही सारी कैलकुलेशन ठीक कर लेती हूँ। ये हैरिसन को बताती है कि जिस कैलकुलेशन पर आप लोग कैप्सूल बना रहे हैं वो कैलकुलेशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपका कैप्सूल स्पेस पर नहीं जा सकता। ये बातें सुनकर एल हैरिसन को इस पर शक भी होता है कि ये कहीं रशिया की जासूस तो नहीं है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये रूसी नहीं है। इसके बाद एल हैरिसन पूरी टीम से कह देता है कि इस लड़की से कोई भी डेटा नहीं छुपाना और इसे सब कुछ मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स में ला कर देना है। अब ये पूरी टीम कैथरीन से नफरत करती है, लेकिन एल हैरिसन किसी भी तरह से इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता है, चाहे वो ब्लैक लोग करें या वाइट लोग करें। लेकिन एक चीज़ एल हैरिसन को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो ये कि कैथरीन बार बार अपने कंप्यूटर से उठ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इतने में कैथरीन वापस आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम अचानक से उठकर चली कहाँ जाती हो और फिर तुम्हें आने में 1 घंटा लगता है। जिस पर कैथरीन बताती है कि मेरा यहाँ पर कोई भी टॉयलेट नहीं बनाया गया, मेरा टॉयलेट यहाँ से 800 मीटर दूर है और मुझे वहाँ पर पैदल भाग कर जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे वहाँ जाने के लिए साइकिल भी अलाउ नहीं की जाती। जिसके बाद एल हैरिसन को गुस्सा आता है क्योंकि उसे ये बात आज पता चल रही थी। जिसके बाद ये उसकी कॉफ़ी भी देखता है जो इन लोगों से अलग होती है और वो इसके बर्तन से वो चिप उतार देता है। और इसके बाद एल हैरिसन टॉयलेट की तरफ जाता है और वहाँ पर वो टॉयलेट जो सिर्फ वाइट लोग यूज़ किया करते थे उसके ऊपर से बोर्ड उतार देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा, मुझे सिर्फ हुनर की ज़रूरत है और हुनर मुझे जिसमें भी नज़र आएगा वो मेरी टीम में होगा और अब से ये टॉयलेट सब यूज़ करेंगे। अब दिखाया जाता है कि IBM मशीन नासा में पहुंच जाती है, लेकिन ये लोग उसे स्टार्ट नहीं कर पाते और यहाँ पर डोरेथी आती है और इसे स्टार्ट कर देती है। इसके बाद ये समझ जाते हैं कि डोरेथी के पास IBM मशीनरी की काफ़ी नॉलेज है। फिर बाद में डोरेथी को यहाँ की ऑफिशियल सुपरवाइज़र बना दिया जाता है, लेकिन डोरेथी यहाँ पर एक शर्त रखती है कि उसके साथ जो 30 लोग हैं वो भी इसकी टीम में काम करेंगे और इसकी ये शर्त मान ली जाती है। वहीं पर दिखाया जाता है कि नासा का पहला एस्ट्रोनॉट अब स्पेस के ऑर्बिट पर जाने के लिए तैयार है। इस एस्ट्रोनॉट का नाम जॉन होता है। तो कैथरीन इनसे कहती है कि मैं इस मिशन पर अभी से काम करना चाहती हूँ और एल हैरिसन इसे अलाउड भी कर देता है और ये लोग अपने कैप्सूल को लॉन्च तो कर सकते हैं, लेकिन इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि इस कैप्सूल को वापस कैसे लाया जाएगा। इस कैप्सूल को वापस लाने की कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि इन्हें ज़रा भी नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि इससे सारी कंट्रीज में इनकी बेइज्जती हो सकती है। और इस कैप्सूल को स्पेस पर भेजने का टाइम भी इतना परफेक्ट होना चाहिए कि अगर उस टाइम से ज़रा भी आगे या पीछे हुए तो इस पूरे कैप्सूल में आग लग जाएगी और अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट भी मर सकता है। अब कैथरीन को काम करने में काफ़ी मुश्किल आ रही होती है, क्योंकि ये बार बार लॉन्च की जगह को बदल रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसे अपनी कैलकुलेशन भी बदलना पड़ती है।
और जो भी मेहनत कैथरीन करती है ये लोग उसे ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पर एल हैरिसन से कैथरीन कहती है कि मुझे भी ब्रीफिंग में जाना है। हालांकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ब्लैक लेडी ब्रीफिंग में गई हो, लेकिन ये पहली लेडी होती है जो ब्रीफिंग में जाती है और इन्हें बोर्ड पर अपनी कैलकुलेशन बताती है, जिसे देखकर वो एस्ट्रोनॉट जॉन जिसने स्पेस पर जाना होता है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अभी भी इसकी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट नहीं होती कि इस पर ट्रस्ट किया जा सके। अब IBM मशीन मुकम्मल तरीके से काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से एल हैरिसन कैथरीन से सॉरी करते हैं क्योंकि अब वो ये काम IBM मशीनरी से करवाना चाहते हैं और ये लोग ऐसा करते भी हैं। और IBM मशीनरी जो नंबर इनको देती है वो नंबर कैथरीन के बनाए गए नंबर से बिल्कुल अलग होता है, जिसकी वजह से इनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि ऐसा ना हो कि हम कंप्यूटर पर ट्रस्ट करें और ये हमें गलत साइड पर ले जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट जॉन एल हैरिसन से कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस कैलकुलेशन को अगर कैथरीन ओके कर दे तो उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। IBM मशीनरी का ये नंबर कैथरीन के सामने लाया जाता है और कैथरीन इस नंबर को ओके कर देती है और ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये लोग एस्ट्रोनॉट जॉन को फ्रेंडशिप 7 में बिठा देते हैं जो कैप्सूल का नाम है और ये पहला अमेरिकन एस्ट्रोनॉट होता है जो अब स्पेस पर जा रहा होता है। ये टाइम होता है 1962 का और ये स्पेस से घूमकर वापस अर्थ पर आ रहे होते हैं और इनके साथ ऐसा भी होता है कि इनका ये कैप्सूल रडार से गायब हो जाता है। नासा के सारे एम्प्लॉयज काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दोबारा से रडार में नज़र आने लग जाता है और इसी तरह से नासा का ये मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ कैथरीन का होता है और इसी वजह से ही कैथरीन को उसकी पोजीशन वापस दी जाती है। और इसके बाद आज तक अमेरिका ब्लैक लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और अभी भी कैथरीन जॉनसन के स्टैचूज नासा के आसपास लगाए गए हैं। और इसके बाद 1967 में भी कैथरीन को बहुत ज़्यादा अवार्ड भी दिए गए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।